अगर आपके पास दो वेरिएबल्स मौजूद हों किसी सिस्टम में और आपके पास दो इक्वेशंस हों, तो आप कैसे उसको सॉल्व करते हैं। वन वेरिएबल में इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना होता है, ये हमने सीख लिया है। तो कंसीडर द थ्री सिस्टम्स 1, 2 एंड 3। हर सिस्टम में दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। और वन वेरिएबल में अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी तो उसका सॉल्यूशन हम जानते हैं। तो पहले सिस्टम को हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड हमने यूज करना है, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट वेरिएबल को खत्म करेंगे और सेकंड जो x2 है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके लिए देखें, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में दोनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट वेरिएबल खत्म हो जाएगा, x1 खत्म हो जाएगा और x2 की वैल्यू आपके पास आएगी। हमने ऐड किया इसको, फर्स्ट जो सिस्टम है इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, x1 खत्म हो जाएगा, ये आपके पास बनेगा x2 इक्वल टू 2। ये आपके पास सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन है। कौन सा x2 है जो इसको सेटिस्फाई करता है, इसको ट्रू सेंटेंस में कन्वर्ट करता है, दैट इज 2। 2 इज इक्वल टू 2। अब ये x2 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो हाँ, तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो x1 माइनस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -1। तो x1 की वैल्यू आपके पास 3 है। तो 0.32 x1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 2, ये वो पॉइंट है जो ये जो ओपन सेंटेंस थे इनको ट्रू सेंटेंस में कन्वर्ट करता है। या ये दो लाइंस हैं, ये छोटी क्लास में हम पढ़ी हैं कि दो वेरिएबल्स आपके पास मौजूद हैं, तो इसको जब आप ड्रॉ करेंगे ये लाइन बनेंगी, लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में। ये सिर्फ इन दो पॉइंट में से लाइन पास करती हैं, इसके अलावा किसी पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका ग्राफ भी देखें, कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे। एक पॉइंट हमारे पास मौजूद है जिसमें से ये दोनों लाइंस पास करती हैं, दैट इज 3, 2। एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट्स, वाई एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट्स मूव करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंचेंगे। एक और पॉइंट चाहिए। और फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप x2 को 0 पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू -1 आएगी, तो एक पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा। और दूसरे में आप x2 की जगह 0 पुट करें तो x1 की वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप P पॉइंट के साथ मिलाएं तो आपके पास दो लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। ये आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों लाइनें P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के बाद किसी दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये यूनिक पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है जहाँ से ये दोनों लाइनें पास करती हैं, तो इट मींस इसका यूनिक सॉल्यूशन है। सेकंड प्रॉब्लम में देखें, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो x1 आपके पास खत्म हो चुका है, 0x2 विच इज इक्वल टू 0, 0x2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोई भी आप x2 को यहाँ पे वैल्यू दें, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 0। तो बेशुमार यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पे x2 कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से सब्स्टिट्यूट करें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। फ्री हैं, आप 2 पुट कर सकते हैं, आप 3 पुट कर सकते हैं, आप 7 पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इन दिस केस दिस x2 इज कॉल्ड फ्री वेरिएबल, क्योंकि अपनी मर्जी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इट मींस ये फ्री वेरिएबल है। x2 इज कॉल्ड फ्री वेरिएबल। मसलन x2 को हम आज़ाद हैं, x2 को मैं चूज करता हूँ फॉर एग्जांपल 3, ये इसको सेटिस्फाई करती है। अब ये x2 जब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, x1 -2 x2 is 3 which is equal to -1, x1 -6 which is
is equal to minus 1. x1 which is equal to 5. अब x2 के बारे में हम आज़ाद थे, लेकिन जो x1 है ये 5 ही आएगा। अगर आपकी ख्वाहिश है कि ये x1 10 आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इस 3 के करस्पॉन्डिंग आपके पास x1 5 ही आएगा, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। तो x1 x2 पे डिपेंड करता है, तो इसलिए x1 इज कॉल्ड बेसिक वेरिएबल। So x2 is called free variable and x1 is called basic variable. x2 के बारे में हम आज़ाद हैं, जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, और इसके साथ जो x1 आएगा वो x2 पे डिपेंड करता है। जो आप x1 x2 पुट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास x1 आएगा। The infinite many solutions that are satisfied this equation 0x2 is equal to 0. So in this case infinite many solutions. अगर आपने सॉल्यूशंस लिखने हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं। आपने बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल फाइंड करनी है। तो आपके पास x2 फ्री वेरिएबल है किसी एक इक्वेशन में, मतलब x2 को आप t पुट कर लें। x2 is equal to t, where t is any constants, t belongs to R, real numbers। x1 minus 2 इसी एक इक्वेशन में पुट करें t which is equal to minus 1। x1 हमारे पास है x1 which is equal to 2t minus 1। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, all possible solutions। x1 x2 x1 हमारे पास है 2t minus 1 और x2 हमारे पास है that is t, और t is any real number। सरल लिख सकते हैं या इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें। x which is equal to दो unknown x1 x2 x1 is 2t minus 1 and x2 is free variable, x2 is free variable, that is t। It is equal to minus 1 plus 2t और 0 plus t।
x is equal to -1 plus 2d and 0 plus d is equal to -1 0 plus 2d and d. It is equal to -1 0 plus b into 2 1. एक वेक्टर है a, फिक्स वेक्टर a और t, this one is b. Where a is equal to this one, this vector, where a is equal to -1 0 and b is equal to 2 1. ये एक वेक्टर इक्वेशन है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगे। ये एक वेक्टर फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि फिक्स पॉइंट ए में से पास करती है और दिस लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ये बी वेक्टर है, दिस लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर बी। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट आपके पास जिसका पोजीशन वेक्टर ए and this line is parallel to vector b and its equation is x is equal to a plus d। वो तमाम पॉइंट्स जिस लाइन के ऊपर हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई और पॉइंट ले लेंगे वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ पे इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं। अगर आप इन दो लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास लाइन बनती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आपको नजर आ रही है। जो पॉइंट्स फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही सेकंड पॉइंट को भी, सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं। थर्ड देखें, इसको भी जब आप ऐड करेंगे तो x1 खत्म हो जाएगा, 0x2 which is equal to 2। वो कौन सा नंबर है जिसको आप 0 से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट 2 आ जाए? नो, कोई ऐसी वैल्यू मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिसको आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपके पास नॉन जीरो नंबर आ जाए। दैट मींस कोई भी x नहीं है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x2 0 is not equal to 2। सो इट मींस कोई इस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है। इट मींस जब आप इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको नजर नहीं आएगा। ये आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया, x2 को 0 पुट करें तो x1 की वैल्यू -1 और x1 को 0 पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू 0.5 आएगी। सेकंड इक्वेशन में x1 को 0 पुट करें तो x2 को 0 पुट करें तो x1 की वैल्यू -3 है ये, और जब आप x1 को 0 पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू 3/2 आएगी। इन दो पॉइंट्स को मिलाएं तो आपके पास दो लाइंस बन जाती हैं। दोनों पैरेलल लाइंस हैं, कहीं भी इनका कॉमन पॉइंट नहीं है, तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे लीनियर सिस्टम के अंदर एक खूबी है कि अगर यूनिक पॉइंट है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, यूनिक पॉइंट पे ही ये इंटरसेक्ट करेंगे, इसके अलावा कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।
अगर एक लीनियर सिस्टम है उसका यूनिक सोल्यूशन है तो उसका यूनिक सोल्यूशन ही आएगा, उसका इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस या उसका नो सोल्यूशन क्वेश्चन अराइज नहीं होता। इसी तरह इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं और नो सोल्यूशन है। तो लीनियर सिस्टम हैज आइदर नो सोल्यूशन और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे तीनों में से एक चीज होल्ड करेगी, या इधर यूज कर रहे हैं, या फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा। इनमें से एक चीज होल्ड करेगी, या तो लीनियर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, या उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या उसके इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कोई भी सिस्टम आपका कंसिस्टेंट कहलाता है अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन हो या उसके इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस हो। तो सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम, system of linear equation is called consistent if it has either unique solution or infinite many solutions. Otherwise, the system is called inconsistent system. यानी जिसका कोई solution नहीं होगा, that is called inconsistent system. अब इस system को हम अपनी आसानी के लिए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो that's called matrix notation. ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर 3 वेरिएबल्स में 3 इक्वेशंस लिखी हैं। ये सिस्टम है हमारे पास, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे ये तमाम कोफिशिएंट्स हमें नजर आ रहे हैं। x1 के कोफिशिएंट्स, यहाँ पे x2 के कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे x3 के कोफिशिएंट्स हैं, और ये कांस्टेंट्स हैं राइट साइड पे। x1 के कोफिशिएंट a11, ये फर्स्ट कॉलम की जगह, जो x1 के कोफिशिएंट्स हैं ये तमाम फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं। x2 के कोफिशिएंट्स सेकंड कॉलम में लिखने हैं, और x3 के कोफिशिएंट्स थर्ड कॉलम में लिखने हैं। तो ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है दैट्स कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इट्स ऑर्डर इज 3 by 3। 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट रो को शो करता है और सेकंड कॉलम को शो करता है, तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं वो भी लिख लें, तो ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता है। असल में ये इक्वेशंस ही हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। इसमें आसानी है क्योंकि x1 का कोफिशिएंट सिर्फ लिखा है a11, उसके बाद a12 लिखा है, a13 लिखा है और b लिखा है। यहाँ पे प्लस भी हमने नहीं लिखा, वेरिएबल्स नहीं लिखे, तो यहाँ पे टाइम की बचत है, एनर्जी हमारी बच जाएगी। इसलिए दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, हेल्पिंग मैट्रिक्स या ऑक्सिलरी मैट्रिक्स, कोई भी नाम इसमें दे सकते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आमतौर पर यूज करते हैं, हेल्पिंग मैट्रिक्स जो आप लिख सकते हैं, और ऑक्सिलरी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड रो सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, और थर्ड रो थर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर इसको दोबारा सिस्टम में लिखना पड़े तो a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 which is equal to b1। तरह सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ये आपके पास वन वेरिएबल में इक्वेशन है, इसकी टाइप लिखी है, ऑलरेडी भी हम पहले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि वन वेरिएबल में आपके पास अगर इक्वेशन मौजूद हो तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो लीनियर सिस्टम के अंदर यूनिक सॉल्यूशन होता है, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, या कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ये अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? कोई भी आपके पास सिस्टम मौजूद हो तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे? 3 ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं किसी भी मौके पे, इससे सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 बेसिक ऑपरेशंस आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई अ लीनियर सिस्टम। वो कौन से हैं? मतलब किसी इक्वेशन को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरी इक्वेशन में ऐड कर लें,
तो सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्स्ट है, रिप्लेस वन इक्वेशन बाय द सम ऑफ इटसेल्फ एंड multiple another equation. These are called elementary operations on equations. किसी इक्वेशन को किसी नॉन जीरो स्केल से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरी इक्वेशन में ऐड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो इक्वेशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको सेकंड पे लिख लें, सेकंड को थर्ड पे लिख लें, या सेकंड को फर्स्ट में लिखें, फर्स्ट को सेकंड में लिख लें, यानी रिप्लेस हो सकते हैं। दो इक्वेशंस को आप इंटरचेंज कर सकते हैं और किसी इक्वेशन को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नॉन जीरो स्केलर से ये नहीं हो सकता कि आप जीरो से मल्टीप्लाई करें और पूरी इक्वेशन ही आप खत्म कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी भी इक्वेशन को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे भी सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन इक्वेशंस। तो फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरी इक्वेशन में ऐड कर लें, सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो इक्वेशन को इंटरचेंज कर लें या किसी इक्वेशन को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें, सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 3 अननोन हैं और 3 इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना चाहते हैं। जो हमने शुरू में बेसिक जो अर्ली क्लासेस में हमने स्टडी की है उसी को मैं यूज करने लगा हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन इक्वेशंस। अब तरीका ये होगा कि हमें सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन चाहिए, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए इन तीनों में से सिंगल इक्वेशन फाइंड करेंगे। जब सिंगल इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद बाकी इक्वेशंस में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो एलिमिनेशन मेथड हम यूज करने लगे हैं। इसका प्रोसीजर ये होता है कि फर्स्ट इक्वेशन आपके पास वो होनी चाहिए जिसमें फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट नॉन जीरो हो। उसकी मदद से बाकी तमाम इक्वेशंस में से फर्स्ट वेरिएबल के कोएफिशिएंट को जीरो बनाना होता है। ये जब आप स्टेप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऐसी आ जाएगी जिसके अंदर फर्स्ट वेरिएबल नहीं होगा, यानी फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट नहीं होगा। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में सिर्फ दो वेरिएबल्स रह जाएंगे, x2 और x3। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। फिर सेकंड इक्वेशन हमने वो रखनी है जिसमें सेकंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट नॉन जीरो हो। उसकी मदद से थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन, उनमें से x2 के वेरिएबल को जीरो करना है, x2 के कोएफिशिएंट्स को जीरो करना है। जब आप ये स्टेप कंप्लीट करेंगे तो x2 का कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन में इन दिस केस सिर्फ x3 रह जाएगा और x3 की वैल्यू हम फाइंड करना जानते हैं। वो वैल्यू हम फाइंड करने के बाद फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से x2 और x1 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो देखें, फर्स्ट इक्वेशन हमने वो रखनी है जिसमें फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट नॉट जीरो हो। उसकी मदद से बाकी जितनी इक्वेशंस हैं उनमें से x1 के कोएफिशिएंट को जीरो बनाना है। तो कीपिंग x1 in the first equation and eliminate it from the other equations। ये मैंने थर्ड इक्वेशन में चेंज लेके आनी है, तो जिसमें चेंज लेके आनी है वो फर्स्ट में लिखनी है। ये देख लें, ये रिप्लेसमेंट की प्रॉपर्टी है। जब हम थर्ड इक्वेशन को रिप्लेस करना चाहते हैं, जिस इक्वेशन को रिप्लेस करना चाहते हैं उसको हम फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे। -4x1 + 5x2 + 9x3 which is equal to -9। अब यहाँ पे x1 है तो किस से इसको मल्टीप्लाई किया जाए कि ये कोएफिशिएंट सेम हो जाए। वो 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, काश यहाँ पे 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 4 टाइम्स इक्वेशन नंबर 1। तो ऑपरेशन ये किया है, इक्वेशन 3 + 4 टाइम्स इक्वेशन नंबर 1। इनको ऐड करें तो आपके पास x1 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास -3x3, क्योंकि ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 5 -8, यहाँ पे 9 + 4 13 और यहाँ पे आपके पास -9 आ जाएगा। तो जो थर्ड इक्वेशन है उसकी जगह नई इक्वेशन ये आ जाएगी। ये देख रहे हैं, जो थर्ड इक्वेशन है, फर्स्ट वही है, सेकंड वही है, थर्ड इक्वेशन की जगह नई इक्वेशन आ चुकी है।
अब इसको, ये स्टेप आपका फर्स्ट कंप्लीट होता है। सेकंड इक्वेशन हमने वो रखनी है जिसमें सेकंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट नॉन जीरो हो, उसकी मदद से बाकी तमाम इक्वेशंस में से x2 के वेरिएबल x2 के कोएफिशिएंट्स को जीरो करना है। तो अगेन हम सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, ये नॉन जीरो है, इसलिए ये फिक्स इक्वेशन हो जाएगी। इसकी मदद से थर्ड इक्वेशन को रिप्लेस करना है। तो आपके पास आ जाएगा इक्वेशन 3 प्लस, देखें यहाँ पे 2 है, तो 2 तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो 3 चाहिए। तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ। तो 3/2 इक्वेशन नंबर 2, 3 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ये आपके पास 3/2 इंटू इक्वेशन नंबर 2 ये आपके पास आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो x2 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 13 और -12 x3, और यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। तो सिंगल वेरिएबल में आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। जो थर्ड इक्वेशन है, ये इसकी जगह आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी x3 विच इज इक्वल टू 3, ये मैंने लिख दी है। अब सिंगल वेरिएबल में मेरे पास इक्वेशन मौजूद है x3 विच इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करती है, दैट इज 3। अब ये बैक सब्स्टिट्यूशन, ये सेकंड इक्वेशन में पुट करें और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, तो आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से x3 खत्म हो जाएगा। जब x2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये आप अगेन फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आप x1, x2, x3 फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। x1 29 है, x2 16, x3 3 है। ये वो वैल्यूज हैं जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करती हैं। दैट इज सॉल्यूशन सेट, सिर्फ यूनिक वैल्यू है। अब ये साथ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी लिखा है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं। ये भी सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखे हैं और राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं वो लिखे हैं। यहाँ पे भी कोएफिशिएंट्स लिखे हैं और राइट साइड पे जो आपके पास कांस्टेंट्स हैं वो लिख दिए हैं। यहाँ पे भी मैंने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं, और ये आपके पास एक स्पेशल फॉर्म है, ये अगले लेक्चर्स में हमें नजर आएगी। तो आपके पास तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स हैं ये बेसिक हैं, यहाँ पे कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि सब के सब नॉन जीरो नंबर हैं। x1 प्लेस पे नॉन जीरो नंबर नजर आ रहा है, x2 प्लेस पे नॉन जीरो नंबर नजर आ रहा है, और x3 प्लेस पे नॉन जीरो नंबर नजर आ रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स होते हैं दैट्स कॉल्ड द बेसिक वेरिएबल्स, और इसके अलावा अगर वेरिएबल्स होते तो फ्री होते। तो दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब ये क्योंकि हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, और ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है ये भी आपके पास इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग है। ये फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। तो बजाय हम लीनियर सिस्टम को इस तरह सॉल्व करें, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आसानियां हैं। तो इसलिए ये जो ऑपरेशंस हैं ये हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे लगाएंगे। तो दैट ऑपरेशंस आर कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड रो सेकंड इक्वेशन को, और थर्ड रो थर्ड इक्वेशन को। इसलिए जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस लगाएंगे तो दैट आर कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, रिप्लेस वन रो बाय द सम ऑफ इटसेल्फ एंड अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो। नोटेशन ये है, ith रो के अंदर आप चेंज लेके आना चाहते हैं तो ith रो प्लस k टाइम्स jth रो। ith रो में हमने ith रो को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, जिसको रिप्लेस करना चाहते हैं वो इसी तरह लिखेंगे, प्लस k टाइम्स एनी अदर इक्वेशन। ये फिक्स इक्वेशन होती है rj। तो ri प्लस k टाइम्स rj। तो चेंज किस में आएगी, जो रिप्लेस होगी वो ith रो होगी। ith रो की जगह नई रो आ जाएगी ith रो प्लस k टाइम्स jth रो। दैट्स कॉल्ड द रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। इंटरचेंज यानी टू रोज, दो रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्केलिंग में आप किसी भी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो नॉन जीरो स्केलर होगा वो हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई ऑल एंट्रीज इन अ रो बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट।
तो यही ऑपरेशंस यूज करते हुए एक एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। आपके पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन हैं, तो हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं वो। यहाँ पे देखें x2 x1 नहीं है, तो यहाँ पे 0x1 है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये 0x1 है। 0x1 प्लस x2, तो यहाँ पे 0 1 4 और -5, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड 1 3 5 और -2, ये सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड में 3 7 7 और -6, ये थर्ड इक्वेशन आ जाती है। फर्स्ट इक्वेशन हमने वो रखनी है जिसमें फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट नॉन जीरो हो। इसलिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0 है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को या थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट रो में रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेसमेंट की प्रॉपर्टी है, हमने सेकंड और फर्स्ट रो को चेंज कर लिया है यहाँ पे, ताकि नॉन जीरो नंबर आपको नजर आए। जब चेंज करेंगे तो 1 3 5 -2 और 0 1 4 -5, ये आपके पास सेकंड रो, और थर्ड आपके पास एज इट इज रहेगी। अब जो ऑपरेशन यूज करना है कि सेकंड जो हमारे पास रो है उसमें फर्स्ट एलिमेंट को हमें 0 बनाना है, और फिर इसी तरह जो थर्ड यहाँ पे एलिमेंट नजर आ रहा है इसको भी 0 बनाना है। यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है ये, इसलिए सिर्फ थर्ड रो को हम रिप्लेस करेंगे। ऑपरेशन यूज करेंगे R3 + 3 टाइम्स R1। फर्स्ट रो को फिक्स रो कहेंगे, इसकी मदद से थर्ड रो में चेंज लेके आएंगे। तो R3 में चेंज लेके आना चाहते हैं -3 टाइम्स R1। देखिए यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड रो में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 - 3 0, और यहाँ पे 7 - 9 दैट इज -2, और यहाँ पे 7 - 15, 7 - 15 दैट इज -8, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, -8, और यहाँ पे 6 - 6 + 6, 6 - 2 × -3 दैट इज +6, 6 + 6 दैट इज 12। तो आपके पास जो थर्ड इक्वेशन आएगी, थर्ड रो आएगी, वो -2 -8 और 12, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 0 हो चुका है। अब ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। अगला स्टेप आपके पास आएगा कि थर्ड इक्वेशन में से अगेन जो x2 का कोएफिशिएंट है उसको 0 बनाना है। 1 3 5, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं आएगी, सेकंड के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन जो थर्ड है इसमें R3 + 2 टाइम्स R2, -2 + 2 0, -8 + 8 0, और यहाँ पे 12 - 10 दैट इज 2। जो थर्ड इक्वेशन है वो आपके पास 0x2 0x3 विच इज इक्वल टू 2, सिंगल वेरिएबल में हमारे पास इक्वेशन है। अब मैं ये जानता हूं कि कौन सा नंबर है जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्ट आपके पास 2 आएगा। मैं जानता हूं कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं है। इट मीन्स ये सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि x3 की आप वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते।
अगर x3 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो आप x2 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि x2 जो है ये x3 पे डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिखूं तो प्लस 4x3 विच इज इक्वल टू -5। आप यहाँ से x3 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो x2 की वैल्यू कहाँ से आएगी? इस तरह x1 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो ये सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट है क्योंकि x3 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। सो दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो इस सिस्टम, ये जो मैंने एग्जांपल ली है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और नंबर ऑफ इक्वेशंस आपस में इक्वल हैं। 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन हैं। अब ये याद रखना है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हुए किसी भी स्टेज पे किसी रो की तमाम एंट्री 0 हों एक्सेप्ट लास्ट वन। किसी भी रो की तमाम एंट्री 0 हों एक्सेप्ट लास्ट वन, आखिरी एंट्री को छोड़ के, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन आपस में इक्वल हों, नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ अननोन अगर आपस में इक्वल हैं, किसी भी स्टेज पे किसी रो की तमाम एंट्री 0 हों एक्सेप्ट लास्ट वन, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम।